Hello students, welcome to E-Class of Income Tax. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am officiating Principal and Associate Professor of Commerce at Government College for Girls, Chika. आज की इस E-Class के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। देखो जी, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम कमाई और उसके बाद असेसमेंट ईयर के अंदर हमने उस इनकम को कैलकुलेट करके रिटर्न भरी। रिटर्न भरने के बाद इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने उस रिटर्न को असेस किया और असेस करने के बाद ये देखा कि जितनी हमने इनकम उनको बताई है और जितना हमने उसके ऊपर टैक्स भरा है वो ठीक ठाक है या नहीं। अगर जो ठीक ठाक है फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दैट मीन्स जितना टैक्स हमारा बनता था उतना टैक्स हमने दे दिया, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हमसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गई। अब गड़बड़ कहाँ होती है? जब ये होती है कि जब असेसिंग ऑफिसर आपका टैक्स ज़्यादा बना दे या फिर आपने ज़्यादा टैक्स भर रखा हो। अब अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपका टैक्स ज़्यादा बनाया और आपने टैक्स कम भर रखा है तो किसकी बात आएगी? रिकवरी की बात आएगी। और अगर आपने टैक्स ज़्यादा भर रखा है और आपका उतना टैक्स बनता नहीं था तो किसकी बात आएगी? रिफंड की बात आएगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिकवरी को भी पढ़ेंगे और रिफंड को भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं? रिकवरी की बात करते हैं। रिकवरी ऑफ टैक्स। एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज ड्यू टू द असेसी, कि भाई जो आपने रिटर्न भरी, रिटर्न भरने के बाद इनकम टैक्स अथॉरिटीज को लगा कि आपका टैक्स ज़्यादा बनता है तो आपकी तरफ जो टैक्स ड्यू हुआ उसको करना है रिकवर। और वो कैसे किया जाएगा? इनकम टैक्स अथॉरिटीज डिमांड दैट अमाउंट ऑफ टैक्स बाय सर्विंग द नोटिस ऑफ डिमांड, कि भाई इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको डिमांड नोटिस जारी करेंगे जी इतना टैक्स आपकी तरफ और ड्यू बनता है, आप इसको भर दीजिए। तो मतलब क्या? मीन्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ रिकवरी हैज़ बीन स्टार्टेड, कि भाई जैसे ही नोटिस ऑफ डिमांड शुरू होगा यानी आपकी तरफ जारी किया जाएगा तो आपकी जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स है वो शुरू हो चुकी हैं। और वो कैसे होंगी? Any specified amount as payable in the notice of demand shall be payable within 30 days of service of notice of demand, कि भाई जैसे ही आपको वो नोटिस सर्व होगा तो उसके 30 दिन के अंदर आपको जो भी पैसा उस नोटिस के अंदर लिखा गया है इनकम टैक्स का वो आपको जमा करवाना होगा। यहाँ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पीरियड ऑफ 30 days विल बी डेट्रीमेंटल टू रिवेन्यू, he may reduce the period of any time earlier than 30 days, कि भाई अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये 30 दिन का समय भी इसको ज़्यादा दे दिया गया है, इतने ज़्यादा समय देने से हमारे एक रिवेन्यू का लॉस हो सकता है, तो असेसिंग ऑफिसर इस पीरियड को कम भी कर सकता है। अब इसके बाद जो आती है वो आती है बात कि अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने मेरा टैक्स ज़्यादा बना दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं अपील। द असेसी फाइल्स एन अपील अगेंस्ट सच डिमांड, सच डिमांड शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील बाय द लेटेस्ट अपीलेट अथॉरिटी। अब क्या होगा कि आपको लगा कि असेसिंग ऑफिसर ने आपका टैक्स ज़्यादा बना दिया है तो आपने क्या कर दिया? अपील कर दी। तो जो अपील के पीरियड तक, जब तक वो अपील अपीलेट अथॉरिटी से डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक ये पीरियड बढ़ जाएगा, यानी आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन इस मामले में मिल जाएगी। अब देखिए अगली बात आती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई अगर आपने पैसा जमा करवाने में देर कर दी तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहेंगे जी हमें इस पैसे पर क्या चाहिए? ब्याज भी चाहिए। तो जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिकवरी ऑफ टैक्स है उससे रिलेटेड प्रोविजंस को अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या है? इफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड इज नॉट पेड विद इन 30 days, क्योंकि 30 days का टाइम मिला था और आपने 30 दिन के अंदर पे नहीं किया, तो क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपसे क्या मांग रही हैं? यस, ब्याज मांग रही हैं। किस रेट से मांग रही हैं? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। बड़ा सिंपल सा है इनकम टैक्स वालों का, 1% पर मंथ का ब्याज लगेगा और ये पार्ट देयर ऑफ कि सपोज आपने 30 दिन के बाद आपका ब्याज का मीटर शुरू हो जाएगा, तो अगर आपका 1 महीना 10 दिन रहा तो आपको कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा? 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा।
Or if an application is made by an assessee before the expiry of the aforesaid period, the assessing officer may extend the period of payment of such income tax. Such interest shall be charged after the expiry of that period. कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को अभी टैक्स पे करने में समय है या दिक्कत आ रही है टैक्स पे करने में, और आपने एक एप्लीकेशन लगा दी असेसिंग ऑफिसर के पास कि सर मेरे को थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए कि भाई मैं टैक्स भर सकूं, 30 दिन के बाद थोड़ी सी और मोहलत मांग लेते हैं, तो जो आपका ब्याज का मीटर है वो उस मोहलत के बाद शुरू होगा। दैट मीन्स आपको वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद से ब्याज देना शुरू करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब आती है बात अपील की, कि अपील में अगर ब्याज जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो बढ़ भी सकता है और अमाउंट ऑफ टैक्स कम भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ब्याज पे क्या फर्क पड़ेगा कि वेयर द अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस्ड इन द अपील द इंटरेस्ट शैल बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। कि भाई अगर आपने अपील की और अपील करने के साथ क्या हुआ कि जो आपका अमाउंट ऑफ टैक्स है वो कम हो गया, तो डेफिनेटली आपका ब्याज भी कम हो जाएगा। बट इफ और एक्सेस ब्याज जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा। और बट इफ वेयर द अमाउंट ऑफ डिमांड इज इंक्रीज सब्सिक्वेंटली, कि भाई अपील में ये भी तो हो सकता है कि भाई जहां आपने अपील की है वहां पर आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ जाए। अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में क्या जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा जितने दिन का आपने डिले किया है। असेसी इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट इमीडिएटली फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट नोटिस टू द डेट ऑन विच इट इज डिसाइडेड। कि भाई अपील को डिसाइड होने के अंदर सपोज 3 महीने लगे, तो जो ब्याज होगा बढ़ी हुई टैक्स के ऊपर वो कब से शुरू होगा, डेट ऑफ नोटिस से लेके जिस डेट को अपील डिसाइड हो रही है उस तक का आपको और ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविजन थी वो किस लिए थी कि भाई अगर अपील के बाद मेरा इंटरेस्ट जो मेरा टैक्स है वो बढ़ जाता है तो उसके ऊपर ब्याज भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, और अगर घट जाता है तो ब्याज भी अकॉर्डिंगली घटेगा, और जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो आपको रिफंड भी हो जाएगा। अब बात करते हैं वेवर ऑफ इंटरेस्ट की, यानी क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज उस इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं, माफ कर सकती हैं? जी हाँ, कर सकती हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटीज उसको माफ कर सकती हैं। सबसे पहली बात आती है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर में रिड्यूस द इंटरेस्ट और वेव ऑफ द इंटरेस्ट प्रोवाइडेड दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कौन सी है देखें, Yes, the payment of such amount has caused or would cause the genuine hardship to the assessee। कि भाई इंटरेस्ट को पे करना assessee के लिए रियल में ही मुश्किल हो रहा है, या इंटरेस्ट भर देगा तो मुश्किल हो जाएगी assessee को। और दूसरी बात क्या कि डिफॉल्ट इन द पेमेंट वाज ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल, कि ये जो डिफॉल्ट हुआ है इनकम टैक्स को पे करने के अंदर यानी डिले हुआ है वो असेसी के कंट्रोल से बाहर की बात थी। यानी वो पीरियड के बीच में हो सकता है कोई स्ट्राइक हो गई हो, कोई लॉकडाउन हो गया हो, या बैंक हॉलीडे आ गई हो, तो किसी भी तरह की कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस जिसमें असेसी तो चाहता था कि वो टैक्स के अमाउंट को भर दे लेकिन वो भर नहीं पाया। और तीसरी बात क्या कि द असेसी हैज कोऑपरेटेड इन द इंक्वायरी, कि असेसी ने इंक्वायरी में कोऑपरेट किया है, और अगर अच्छे से असेसी इंक्वायरी के अंदर कोऑपरेट करता है तो ये अथॉरिटीज उनके इंटरेस्ट को रिड्यूस भी कर सकती हैं और वेव ऑफ भी कर सकती हैं। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है मोड्स ऑफ रिकवरी, कि भाई अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को आपसे इंटरेस्ट को रिकवर करना है तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए वो इनकम टैक्स की रिकवरी कर सकते हैं। देखिए जी, आपके सामने ये 6 तरीके हैं जिनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज किन तरीकों से आपके तरफ जो इंटरेस्ट ड्यू है उसको रिकवर कर सकती है।
देखो, सबसे पहला है रिकवरी बाय टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर, कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के अंदर टैक्स को रिकवर करने के लिए स्पेशल तौर पर कौन बनाए होते हैं, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स बनाए होते हैं, और वो सेक्शन 222 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स को रिकवर करते हैं। तो पहले तो क्या आपकी तरफ नोटिस ऑफ डिमांड जाएगा, नोटिस ऑफ डिमांड के बाद आपने वो टैक्स अगर सही समय पे भर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब अगर नहीं भर पाए और टैक्स रिकवरी ऑफिसर को आपसे टैक्स रिकवर करना पड़ा, तो वो कौन कौन से तरीके से रिकवर कर सकता है। सबसे पहले तो वो चीज़ एक राइटिंग में लेके आएगा कि मैं आपसे ये टैक्स रिकवर करने के लिए जा रहा हूँ, और उसके बाद वो कौन कौन से तरीके अपना सकता है। सबसे पहला क्या है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ असेसीज मूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर असेसी की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच कर दिया जाएगा और उसको सेल कर दिया जाएगा, यानी वो कहते हैं ना कुड़की कर देंगे। तो अटैचमेंट बेसिकली कुड़की का ही इंग्लिश वर्ड है कि आपकी उस मूवेबल प्रॉपर्टी को असेसी इनकम टैक्स की रिकवरी के नाम पे अटैच कर देगा और बाद में उसकी सेल कर देगा। सेल से जो पैसा मिलेगा उसको हम गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। और दूसरा कौन सा तरीका है, अटैच एंड सेल ऑफ असेसीज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है आपका, तो ये इस तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टीज को भी असेसी की जो है उन्हें जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो अटैच भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। और क्या क्या काम कर सकता है, अरेस्ट द असेसी एंड हिज डिटेंशन इन पर्सन, कि अगर आप के पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है और आप कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है और आपको जेल में भी डाला जा सकता है। और क्या काम हो सकता है, अपॉइंटिंग एंड रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द असेसीज मूवेबल प्रॉपर्टीज, कि भाई अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा हैं कि वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो रही हैं, तो उनकी स्टेप बाय स्टेप उनको बेचने के लिए असेसी क्या कर सकता है, एक रिसीवर को भी अपॉइंट कर सकता है जो आपकी सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को मैनेज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनको सही रेट पर बेचकर वो पैसे को रिकवर करेंगे और आपके नाम से सरकार को टैक्स भरेंगे। तो ये कौन से तरीके थे, ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर के तरीके थे कि वो आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स रिकवरी के लिए यूज कर सकते हैं। और कुछ अलग तरीके दिए हुए हैं 226 के अंदर, सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर। उसमें एक तरीका जो सबसे पहला बताया गया है कि अगर आप कहीं से सैलरी ले रहे हैं, आप काम करेंगे सैलरी ले रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयर को कहा जा सकता है कि भाई इस पर्सन ने टैक्स नहीं भरा है, इस बार की जो इसकी सैलरी बनेगी वो आपने इसको नहीं देनी, वो हमें देनी है और हम उसे सरकार को जमा करवा देंगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स, कि आपने सपोज किसी से पैसा लेना है और इधर आपने इनकम टैक्स वालों का पैसा देना है, तो जो जिससे भी पर्सन से आपने पैसा लेना है उसको सीधा कहा जा सकता है कि भाई आप ये पैसा उठाकर इसको देने की बजाय गवर्नमेंट को दे दीजिए। और कौन सा तरीका है, फ्रॉम द कोर्ट, कि हम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि भाई इस पर्सन का इनकम टैक्स का इतना पैसा बकाया है, तो कोर्ट ऑर्डर जारी करेगा कि भाई इस पर्सन से इतने पैसे रिकवर करके सरकार को जमा करवाए जाए। तो ये 2-3 अलग अलग तरीके थे जिनके जरिए इनकम टैक्स की रिकवरी की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट तरीका है रिकवरी थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 227, कि कई बार ऐसा होता है कुछ इलाके इंडिया में ऐसे हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा कंट्रोल है। तो ऐसे में क्या कि इफ द रिकवरी ऑफ टैक्स इज इन द एरिया एंट्रस्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे में क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट may be directed that the tax shall be recovered there with and as an addition to the municipal taxes or local taxes is recovered, कि भाई हम स्टेट गवर्नमेंट को कह सकते हैं अभी आप जैसे अपने म्यूनिसिपल टैक्सेस को और लोकल टैक्सेस को रिकवर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे इनकम टैक्स को भी उस पर्सन से रिकवर करके हमें दे दीजिए। तो इस तरीके के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ एक स्पेशल इलाकों में जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा होल्ड है, ज़्यादा चलती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप अपने म्यूनिसिपल और लोकल टैक्सेस ले रहे हैं वैसे ही इनकम टैक्स को रिकवर करके हमें जमा करवा दीजिए। एक और तरीका, रिकवरी विद एन एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज। ये तरीका कब लगता है, ये है सेक्शन 228A। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई
एक असेसी ने इंडिया में भी टैक्स देना है और वो किसी और कंट्री के अंदर रह रहा है, यानी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, और फॉरेन कंट्री के अंदर उसके पास अपनी प्रॉपर्टी भी है, इंडिया में टैक्स देना है, लेकिन वो अब फॉरेन कंट्री के अंदर चला गया है। तो ऐसे में कुछ एक यूनिलैटरल और बायलैटरल टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू ए बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। क्या कर सकते हैं इसमें हम द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते कर सकते हैं इनकम टैक्स को लेके। भाई अगर आपके देश का कोई पर्सन इनकम टैक्स ना दे के हमारे देश में आके बस जाए तो हम उससे इनकम टैक्स रिकवर करके आपको दे देंगे, और अगर हमारे देश का कोई पर्सन ऐसा है जो टैक्स दिए बिना आपके देश में रह रहा है तो आप उसकी प्रॉपर्टी में से या उससे टैक्स रिकवर करके हमें दे दें। ये द्विपक्षीय या कई देशों का मिलकर समझौते होते हैं। इस तरह के समझौतों के अंदर बड़ा फायदा रहता है कि अगर उनके देश का कोई पर्सन यहाँ आ गया है जिसका टैक्स वहाँ बकाया बनता था और हमारे कंट्री में रह रहा है तो हम उस देश की मदद करेंगे, ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज भी हमारी मदद करेंगे। तो इसमें क्या होता है, रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी इन द फॉरेन कंट्रीज, कि भाई फॉरेन कंट्री में जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उससे वो टैक्स रिकवर करके जो होम कंट्री है उसके अंदर जहां भी उसका टैक्स ड्यू होता है वहां दे दिया जाएगा। तो बड़ा अच्छा तरीका है ये। अब देखिए एक और तरीका आपके लिए आ रहा है, रिकवरी ऑफ पेनल्टी, फाइन एंड अदर सम्स, कि भाई इनकम टैक्स के अमाउंट के अलावा अगर कोई पेनल्टी है, कोई इंटरेस्ट है, कुछ भी और है जो असेसी की तरफ बनता है और उसको पे करना है, तो बिल्कुल वैसे ही पे किया जाएगा, वैसे ही रिकवर किया जाएगा जैसे हम नॉर्मल टैक्स को रिकवर कर रहे हैं। लाइक एनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी, फाइन और अदर सम विल बी रिकवर्ड इन द सेम मैनर एज द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स। तो इनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा जो रिकवरी ऑफ टैक्स में हमारा नॉर्मल एरियर्स ऑफ टैक्स के साथ होता है। उसके बाद बात आती है रिकवरी बाय सूट अंडर सेक्शन 232। इसके अंदर क्या है कि भाई अगर कोई अमाउंट गवर्नमेंट को ड्यू है और वो सिर्फ इनकम टैक्स नहीं किसी और एक्ट के जरिए भी उस पे केस करके उससे रिकवर किया जा सकता है। सपोज हम कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है या कोई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर या कंपनी लॉ के अंदर, या दैट मीन्स किसी और एक्ट के अंदर भी उस पर्सन पर केस चलाया जा सकता है इनकम टैक्स के अलावा। तो वो एक्ट का यूज करके भी उस पर्सन पर केस चलाकर उससे कोर्ट के थ्रू वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए जी, इफ देयर इज एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटेड टू द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द गवर्नमेंट, सच लॉ में बी अप्लाइड फॉर द रिकवरी। तो ये एक बिल्कुल ही आखिरी तरीका था जिसके जरिए हम असेसी से जो टैक्स की रिकवरी है वो कर सकते हैं। तो यहाँ आके जो हमारा रिकवरी का टॉपिक है वो खत्म होता है और इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिफंड की। यानी सपोज कि हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ज़्यादा पैसा दे दिया है और हमारा टैक्स उतना नहीं बनता, तो क्या बात आती है रिफंड ऑफ टैक्स की अंडर सेक्शन 237। क्या है कि इफ एनी पर्सन सेटिस्फाइज द असेसिंग ऑफिसर दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय हिम or on his behalf exceeds the amount of income tax which is properly chargeable to tax, he shall be entitled to refund। कि भाई जितना उसने टैक्स पे किया है और जितना उसका टैक्स बनता है, पे ज़्यादा किया है और टैक्स कम बनता है तो उसको रिफंड मिलेगा। अब रिफंड मिलने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कैसे अराइज होता है, ये कुछ एक तरीके दे रखे हैं कि इन तरीकों के जरिए हमारा रिफंड अराइज होता है। कैसे? सबसे पहला तरीका क्या दिया हुआ है कि टोटल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज हायर देन द टैक्स लायबिलिटी एज डिटरमाइंड ऑन द रेगुलर असेसमेंट। कि भाई मैंने जब टीडीएस कटवाया तो ज़्यादा था और जो मेरी रेगुलर असेसमेंट के अंदर टैक्स आया वो कम है, तो जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो क्या हो जाएगा? यस, रिफंड हो जाएगा। उसके बाद क्या है? द अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और ऑन सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स एक्सीड्स द टैक्स लायबिलिटी एज डिटरमाइंड ऑन द रेगुलर असेसमेंट। ये भाई टीडीएस के अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने अपनी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किया या मैंने सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स किया, इन दोनों के जरिए मैंने जो टैक्स जमा करवाया वो रेगुलर असेसमेंट में जो टैक्स आया उससे ज़्यादा था, तो जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो आपको रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा क्या कि अगर कोई
असेसमेंट के समय मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक की रेक्टिफिकेशन के वक्त अगर कोई पैसा असेसी का ड्यू बनता है तो वो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा क्या कि मैंने अपील करी जज को और जज ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इसका इतना टैक्स फालतू बनता है या सॉरी इतना टैक्स ज़्यादा भर दिया था, ये इसका वापस कर दिया जाए तो वो रिफंड हो जाएगा। या फिर बाय रिलीफ अंडर डबल टैक्सेशन कि भाई अगर डबल टैक्सेशन हो गया है, इस कंट्री ने भी टैक्स लगा दिया, उस कंट्री ने भी टैक्स लगा दिया और वहाँ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी लगी हुई है, तो ऐसे केस में असेसी को डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलेगा और डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलने के साथ जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो उसको रिफंड हो जाएगा। तो ये वो तरीके थे जिनके जरिए असेसी को रिफंड मिल सकता है, यानी कानूनी तौर पर वो उस रिफंड को क्लेम कर सकता है। अब अगली बात आती है कि हु इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर द रिफंड, कि भाई रिफंड बनता तो है, कौन उसे क्लेम कर सकता है। ऑब्वियसली आप कहोगे जी असेसी कर सकता है। यस, असेसी हिमसेल्फ हु पेड द टैक्स, कि मैं अगर असेसी हूं और मैंने टैक्स पे किया है तो मैं रिफंड को क्लेम कर सकता हूं। इसके अलावा दो केसेस और हैं। पहला क्या है कि वेयर द इनकम ऑफ वन पर्सन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अदर पर्सन, कि अगर एक पर्सन की इनकम को दूसरी पर्सन की इनकम के अंदर जोड़ दिया गया है। क्लबिंग ऑफ इनकम की बात कर रहे थे, हमने कभी पढ़ा था क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में, याद आ गया? यस। तो ऐसे केस में द लेटर वन शैल बी एंटाइटल्ड टू रिफंड, कि भाई अगर एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ दिया गया तो दूसरा पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है कि भाई ये मेरा टैक्स कम बनता था और मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर रखा है तो ये पैसा मेरा रिफंड कर दिया जाए। और इंपॉर्टेंट क्या है, वेयर ड्यू टू द डेथ, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन और other cause a person is unable to claim his refund, his legal representative is entitled to claim refund, कि भाई अगर जिस पर्सन का टैक्स बनता था, जो असेसी था, उसकी डेथ हो जाती है, वो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं रहा, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, लिक्विडेशन हो जाती है, या किसी भी और कारण से असेसी अपना रिफंड खुद क्लेम नहीं कर सकता लीगली, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी है, वो उस रिफंड को क्लेम कर सकता है। तो ये कुछ पर्सन्स थे जो रिफंड को क्लेम कर सकते थे। अब उसके बाद अगली बात आती है हाउ टू क्लेम रिफंड, की इस रिफंड को क्लेम कैसे किया जाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि assessee has to apply for refund by furnishing the return under section 139, कि भाई आपने रिटर्न पढ़ा था कि जो हम नॉर्मल रिटर्न भरते हैं वो आती है किसके अंदर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट वाली, वो आती है अंडर सेक्शन 139 के अंदर। तो रिफंड क्लेम करने के लिए पहला गोल्डन रूल ये है कि आपको जो नॉर्मल रिटर्न है इनकम टैक्स के हिसाब से ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको वो रिटर्न भरनी है। रिटर्न भरोगे तभी आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिना रिटर्न भरे आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द एप्लीकेशन ऑफ द रिफंड इज नॉट रिक्वायर्ड इफ, अगर ये तीन केस होते हैं तो आपको सिर्फ रिटर्न ही भरनी है, आपको रिफंड के लिए अप्लाई भी नहीं करना। आपने रिटर्न भर दी और अगर आपका टैक्स इन केसेस के अंदर आता है तो आपका रिफंड ऑटोमेटिक हो जाएगा, दैट मीन्स आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो कौन से केसेस है? रिफंड अराइजेस ड्यू टू एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कि भाई आपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में ज्यादा टैक्स भर दिया, एक्चुअल में आपका कम टैक्स बनता था, बस आप रिटर्न भर दीजिए, ऑटोमेटिकली जब आपकी असेसमेंट होगी तो टैक्स आपके अकाउंट के अंदर अपने आप आ जाएगा, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और क्या कि अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करी, सेल्फ असेसमेंट में आपको लगा कि मेरा टैक्स ज्यादा बनता है, आपने जमा करवा दिया, आपके हिसाब से तो वो ठीक था, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटीज को लगा कि आपने अपना खुद का ही टैक्स ज्यादा बना लिया है, तो आपसे अपना खुद का टैक्स बनाने में गलती हो गई है, तो जो बचा हुआ पैसा है, घबराइए नहीं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज वो आपको वापस कर देंगी और उसके लिए आपको रिफंड के लिए अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। और दूसरा केस क्या है?
अराइजेज ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, कि भाई इनकम टैक्स अथॉरिटी से आपकी असेसमेंट में कोई मिस्टेक हो गई है और ये बात इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रियलाइज भी होगी असेसिंग ऑफिसर को, और उसने रेक्टिफिकेशन कर दी और रेक्टिफिकेशन के बाद आपका रिफंड बनता है तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका रिफंड आपके अकाउंट के अंदर अपने आप आ जाएगा। रिफंड अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन अपील, कि भाई आपको लगा कि आपका टैक्स ज़्यादा बना, आपने अपील करी, अपील के बाद ऑर्डर्स हो गए कि भाई इसका अब टैक्स कम बनता था, आपने ज़्यादा ले रखा है, तो क्या आपको जो रिफंड है वो अपने आप आ जाएगा, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो तरीके थे जिनके ज़रिए हम रिफंड को क्लेम कर सकते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है कि क्या किसी के रिफंड के ऑर्डर को रोका जा सकता है या विद होल्ड किया जा सकता है। यस, ये एक पर्टिकुलर तरीका है कि फॉर एवरी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2017 वेयर रिफंड इज ड्यू अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, कि भाई नॉर्मल उसका रिफंड बनता था, लेकिन 1/4/2017 के बाद जो रिफंड बना है, और यहां पर असेसिंग ऑफिसर को एक शक होता है। क्या होता है कि इफ असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ग्रांट ऑफ रिफंड में एडवर्सली अफेक्ट द रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, कि भाई अगर हम असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि मैंने अगर ये रिफंड ग्रांट कर दिया तो वो क्या होगा, जो रिकवरी ऑफ रेवेन्यू है उसके लिए गलत होगा, उसके लिए खराब होगा, उसके लिए डेट्रीमेंटल होगा, तो इफ इट मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग एंड विद द prior approval of the principal commissioner or commissioner withhold the refund up to the date on which the assessment is made, कि भाई अगर असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो रिटर्न में ऑर्डर लेगा, किससे, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर से, कि जो उसके टैक्स को रोक दिया जाए, उसके रिफंड को रोक दिया जाए। कब तक रोक दिया जाए, जब तक उसकी अगली असेसमेंट नहीं हो जाती। ये बेसिकली केसेस तब आते हैं जब असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि भाई अब जो उसकी नई असेसमेंट होने वाली है उसके अंदर उसका टैक्स बहुत ज़्यादा बन रहा है और ये वाला टैक्स देने से घबरा रहा है या भाग रहा है और उधर उसका रिफंड बन रहा है, तो तब तक के लिए जब तक उसकी नई वाली असेसमेंट हो नहीं जाती और नया वाला टैक्स वो पे नहीं कर देता, कई बार असेसिंग ऑफिसर उस रिफंड को रोक लेते हैं। तो ये वो केस था, स्पेशल केस था, और ये पावर कब से आई है, 1/4/2017 के बाद से ये काम होना शुरू हुआ है। इसके बाद अगली बात आती है इंटरेस्ट ऑन रिफंड। देखो जी, जब सरकार कहती है कि अगर आपने टैक्स को जमा कराने में डिले किया तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो असेसी क्या कहता है, जी मेरा रिफंड बनता है, अगर सरकार ने उस पैसे को मेरे को देने में डिले किया तो सरकार को भी तो ब्याज देना पड़ेगा। यस, ये प्रोविजन इनकम टैक्स के अंदर है कि अगर सरकार या फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी रिफंड को डिले करती है तो उस अमाउंट पर ब्याज भी सरकार को आपको देना पड़ेगा। क्या लिखा है, द रेट ऑफ रिफंड शैल बी 0.5% फॉर एवरी मंथ और ए पार्ट देयर ऑफ डिले इन द ग्रांट ऑफ रिफंड। क्या रेट है जी, जैसे रिकवरी के केस में तो जो ब्याज का रेट था वो कितना था, 1% पर मंथ था, लेकिन रिफंड के केस में इसको आधा कर दिया गया है, दैट मीन्स 0.5% पर मंथ फॉर एक जितने मंथ के अभी डिले हो, प्लस अगर सपोज 3 महीने 7 दिन का डिले है, दैट मीन्स आपको 4 महीने का ब्याज मिलेगा 0.5% के हिसाब से, किसके ऊपर, जितना भी डिले हुआ है रिफंड के अंदर। अब देखते हैं कि ये डिले क्या होता है। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिफंड, ये बेसिकली डिले की बात है कि जब आपका रिफंड बनता है और सरकार नहीं दे रही, और ऐसे में अगर जितना डिले हो रहा है तो कौन से पीरियड के इंटरेस्ट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्या लिखा हुआ है कि वेयर रिफंड इज ऑफ एनी एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस, दैट मीन्स आपने एडवांस टैक्स भरा या टीडीएस आपका कट गया या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपका हो गया और आपका उतना टैक्स नहीं बनता था, आप रिफंड के लिए एंटाइटल्ड थे, तो क्या है, द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड इफ द रिटर्न इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 1, कि भाई अगर आपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किया हो और आपका रिफंड बनता है तो रिफंड के लिए पीरियड कौन सा होगा,
फर्स्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेके किस डेट तक, जिस डेट को आपका रिफंड ग्रांट हुआ है। और वो कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रिटर्न ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक भर देनी है। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहली बात यही कही थी कि आपको रिफंड लेना है तो आपको जो अपनी रिटर्न है वो समय से भरनी होगी। रिटर्न अगर समय से भरी हुई है तो 1 अप्रैल से शुरू होकर आपका ब्याज तब तक का मिलेगा जिस डेट को आपको रिफंड ग्रांट होता है। और क्या, इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड लेट, कि भाई अगर आपसे गलती होती है और आप जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको टाइम से फाइल नहीं करते, लेट फाइल करते हो, तो आपको नुकसान क्या होगा। देखो, द पीरियड शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू द ग्रांट ऑफ रिफंड। तब आपका पीरियड छोटा हो जाएगा। सपोज आपकी लास्ट डेट है 31 जुलाई आपके रिटर्न भरने की, जो नॉर्मली इंडिविजुअल के केस में होती है, और आपने 15 अगस्त को रिटर्न भरी, तो वैसे और आपकी असेसमेंट हुई जाके 30 सितंबर को, वैसे तो ब्याज मिलता अगर आपने टाइम से जो रिटर्न भरी होती तो क्या होता, 1 अप्रैल से लेके और 30 सितंबर तक का 6 महीने का पूरा ब्याज मिलता आपको रिफंड के ऊपर। लेकिन अब आपने रिटर्न लेट भरी है तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, 15 अगस्त से लेके और 30 सितंबर तक का ब्याज मिलेगा, यानी आपके जो शुरू के पीरियड का ब्याज है वो मारा गया। तो इट इज हाईली एडवाइज्ड कि आप अपनी रिटर्न समय से भरें। उसके बाद क्या है जी, इफ द रिफंड इज आउट ऑफ द टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट, कि भाई अगर मैंने 31 मार्च तक मेरा प्रीवियस ईयर था, उसके बाद 2-3 महीने मेरे को मिलते हैं रिटर्न भरने के, तो मैंने सेल्फ असेसमेंट करी और सेल्फ असेसमेंट के दौरान मेरे को लगा कि मेरा टैक्स इतना और बनता है, मैंने जमा करवा दिया और उसके बाद मैंने रिटर्न भी भर दी। रिटर्न भरने के बाद पता चला कि आपने ज़्यादा टैक्स जमा करवाया, आपका रिफंड बनता है। तो रिफंड तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, उसके लिए सिर्फ आपको रिटर्न भरने की जरूरत है, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्याज कब से कब तक का मिलेगा, The period shall be from the date of filing of return or payment of tax, whichever is late due to the date of grant of refund. अब देखो, अब क्या इस केस में कौन सा पीरियड बनेगा, जो पीरियड बनेगा जिस डेट को आपने रिटर्न फाइल करी या जिस डेट को आपने सेल्फ असेसमेंट का टैक्स भरा, दोनों में से जो लेट हो बाद वाली से लेके जिस डेट को आपका रिफंड ग्रांट हुआ है। सपोज आपकी जो डेफिनेटली मैंने क्या कहा था कि 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया वो भर दिया 1 जुलाई को भरा, तो दोनों में लेट कौन सी है, आपकी 1 जुलाई को आपने टैक्स भरा और 31 जुलाई को आपने रिटर्न भरी, तो यस 31 जुलाई से लेके डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड तक का आपको ब्याज मिलेगा। होप ये पीरियड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद और केस लेते हैं। इन एनी अदर केस द पीरियड शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स और पेनल्टी टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। बाकी सारे केसेस जितने भी होते हैं उनके अंदर एक सिंपल सा फार्मूला है कि जिस डेट से आपने टैक्स भरा या पेनल्टी भरी से लेके ग्रांट ऑफ रिफंड की डेट तक का आपको ब्याज मिलेगा। और क्या है कि वेयर रिफंड अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील अंडर सेक्शन 254, 260, 262 और रिवीजन अंडर सेक्शन 263, 264 अदरवाइज देन बाय मेकिंग द फ्रेश असेसमेंट और रीअसेसमेंट। कि भाई अगर आपको लगा कि आपने इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपका टैक्स ज्यादा बना दिया है और आपने अपील करी या रिवीजन हुई, तो अपील के सेक्शन कौन से हैं, 254, 260, 262 और रिवीजन के कौन से सेक्शन है, 263 और 264। अगर ऐसे केस आते हैं और आपको अपील डिसाइड हो जाती है और आपका जो रिफंड है वो बनता है, तो ऐसे केस में आपको डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड के 3 महीने के अंदर आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। और अगर मिल जाता है तो ठीक, एक कुछ स्पेशल केस है एक जिसमें सेक्शन 153 सब सेक्शन 5 के केस में 9 मंथ का भी टाइम दिया गया कि 9 महीने के अंदर आपको ये रिफंड मिल जाना चाहिए। और अगर ये नहीं मिलता,
then if the refund is not granted within this period, the additional interest at the rate of 3% per annum shall be payable after the expiry of the period. अब इसमें दो तीन बातें आ गई। पहली बात तो क्या है कि अगर आपने अपील करी और रिवीजन हुई, उस अपील या रिवीजन दोनों ही केसेस के अंदर आपका रिफंड बन गया, तो जिस डेट को रिफंड के ऑर्डर हुए उसके 3 महीने तक आपको क्या मिल जाना चाहिए, जो आपका रिफंड का पैसा मिल जाना चाहिए और विद ब्याज मिल जाना चाहिए। लेकिन सरकार अगर 3 महीने से भी ज्यादा करती है तो एडिशनल पेनल्टी क्या लगेगी, 3% पर एनम की लगेगी, जब तक आपका 3 महीने बाद का और डिले होता है उसके लिए भी। और एक स्पेशल केस बताया था मैंने आपको कि अगर जो आपका ये ऑर्डर्स हैं अंडर सेक्शन 153 सब सेक्शन 5 में होते हैं तो सरकार 9 मंथ्स का टाइम देते हैं, जो आपका रिफंड ग्रांट है वो कब होगा, 9 मंथ्स को। नॉर्मल केसेस में 3 मंथ के अंदर आपको ये रिफंड मिल जाता है। अब ये है आखिरी पॉइंट कि वेयर द रिफंड इज ड्यू टू द डिडक्टर ऑफ टैक्स एट सोर्स who credited the amount of tax he shall be entitled to receive the interest thereon। कि भाई अगर मैं टीडीएस काटने वाला हूं या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स करने वाला हूं और मैंने जमा करवाया है टैक्स और मेरा कोई रिफंड बनता है, तो अभी तक तो क्या था, असेसी का था, अब कौन है, टीडीएस काटने वाले का है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पीरियड होगा इंटरेस्ट का वो फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेम टू द डेट ऑफ रिफंड, जिस डेट को मैंने वो पीरियड जो रिफंड है वो क्लेम किया है से लेके जिस डेट को रिफंड ग्रांट हुआ है उस पीरियड का मुझे रिफंड के अलावा ब्याज भी मिलेगा। और क्या है जी, वेयर रिफंड अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील अंडर सेक्शन 254, 260 एंड 262 फ्रॉम द डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड टू द डेट ऑन विच द रिफंड इज ग्रांटेड। ये वही पिछले वाले केस हैं कि अगर टीडीएस काटने वाले ने कोई अपील की और उस अपील का जो निपटारा है वो किसमें हुआ, अंडर सेक्शन 254, 260 या 262 में हुआ और उसके अंदर उसको रिफंड ग्रांट हो गया, तो ऐसे में जिस डेट को उसने टैक्स भरा से लेके जिस डेट को उसका रिफंड ग्रांट हुआ तक के पीरियड का ब्याज मिलेगा। दैट मीन्स चाहे नॉर्मल केस हो चाहे ये वाला केस हो, इन दोनों केसेस में पहले केस में डेट ऑफ क्लेम से लेके डेट ऑफ रिफंड और इस केस के अंदर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स से लेके डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड तक का जो पीरियड का ब्याज है वो मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने रिकवरी और रिफंड से रिलेटेड इनकम टैक्स के रूल्स को स्टडी किया। तो रिकवरी के अंदर हम लोगों ने देखा कि रिकवरी होती क्या है, ये कैसे बनती है, ये इसके अंदर नोटिस ऑफ डिमांड कैसे आता है और इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है वो किससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं। फिर हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ रिकवरी को देखा, फिर हमने रिफंड के बारे में पढ़ा कि रिफंड होता क्या है, ये कैसे क्लेम किया जाता है, किन परिस्थितियों में रिफंड बनता है और रिफंड कौन क्लेम कर सकता है, रिफंड अगर सरकार डिले करती है तो उस पर ब्याज कितना बनता है और कितने पीरियड तक का ब्याज सरकार ने हम एसएससी को देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपने बड़े ध्यान से सुना होगा और अगर इस लेक्चर के अंदर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।